अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। नाज़रीन, पाकिस्तान में एहतसाब के अमल पर सवालात उठते रहते हैं, लेकिन हाल ही में नैब और ब्रॉडशीट नामी कंपनी के दरमियान तनाज़े पर बरतानवी अदालत ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है, जिसके तहत पाकिस्तान को तकरीबन $29 मिलियन जुर्माना अदा करना पड़ा। और इसी कंपनी के मालिक का एक इंटरव्यू उसके बाद सामने आया, जिसमें नए इंकशाफात और नए सवालात खड़े हो गए हैं। आपको याद दिलाते चले कि यह सारा मामला सन 2000 में शुरू हुआ, जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में नैब ने ब्रॉडशीट नामी कंपनी से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों की छानबीन के लिए एक मुआहदा किया। और इस मुआहदे में यह तय पाया कि नैब इस कंपनी को गैर कानूनी असासों की शिनाख्त पर 20% कमीशन अदा करेगी। और मुआहदे के तहत 200 लोगों की फहरिस्त जो है वो इस कंपनी को हुकूमत पाकिस्तान ने फराहम कर दी, जिनके बैरून मुल्क असासों की छानबीन करनी थी। लेकिन हुआ यह कि 2003 में नैब ने इस कंपनी के साथ मुआहदा खत्म कर दिया, जिसके बाद ब्रॉडशीट नामी कंपनी ने हर्जाने का मुकदमा बरतानवी अदालत में दायर कर दिया। अहम बात यह है कि हाल ही में बरतानवी अदालत से नैब के खिलाफ केस का फैसला होने के बाद इस कंपनी के CEO कावे मुसावी मंजर आम पर आए और उन्होंने बेशुमार इंकशाफात किए। लेकिन इन इंकशाफात में सबसे ज़्यादा जिसको तवज्जो मिली उसमें उनका यह दावा था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से एक शख्स जिनका नाम भी हमारे पास यहाँ पर है, अंजुम डार, जो ख़ुद को एलिजिडली मुबैना तौर पर नवाज शरीफ का भतीजा ज़ाहिर कर रहा था। ये दावा है ब्रॉडशीट के जो मालिक हैं उनका कि जी वो उनके पास आए 2012 में और उस शख्स ने उन्हें पैसों की ऑफर की $25 मिलियन, और वो इसलिए उन्हें पैसे देना चाह रहे थे कि लंदन में मौजूद एवन फील्ड अपार्टमेंट के मामले से ब्रॉडशीट जो है वो पीछे हट जाए। Unambiguously and unequivocally tell you, we have never approached the Sharif family. There were intermediaries and interlocutors who turned up with credentials purportedly demonstrating their links, very close and proximate links to the Sharif family, offering us money to go away. And we flatly refused. We said we're in court, and if you want to settle this, we have lawyers, you settle it with our lawyers. We're not prepared to take money. We're in this to fight bribery and corruption. We're not in here to take a bribe and go away. अब नाज़रीन, मामला ये है कि ये जो दावा किया गया है, नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे हसन नवाज, हुसैन नवाज इस दावे की नफ़ी कर चुकी हैं। लेकिन ये सवाल भी हो रहा है कि अगर कावे मुसावी नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात कर रहे थे तो क्या वो ये तक नहीं जानते थे कि नवाज शरीफ के रिश्तेदार कौन हैं, और ये जो बंदा सामने आया था क्या ये उनका भतीजा है भी या नहीं। अगर नैब से उनका मुआहदा 2003 में नैब से मुआहदा ख़त्म हो चुका था ये ब्रॉडशीट कंपनी का, तो नवाज शरीफ को इनको पैसे देने या एलिजिडली रिश्वत देने से फ़ायदा क्या हो रहा था 2012 में। उस वक्त पनामा पेपर्स का मामला भी सामने नहीं आया था। लेकिन हुकूमत की जानिब से आज वफाकी काबीना के अलावा जो है इंतहाई एक अहम मीटिंग में हमारी इतलात ये है कि ये मामला उठाया गया, जहां इमरान खान ने वज़ीर इत्तलात को ये टास्क दिया कि वो इस इंटरव्यू को मंजर आम पर लेके आए, सामने लेके आए, और नवाज शरीफ की जानिब से ब्रॉडशीट को मुबैना तौर पर रिश्वत की पेशकश को खास तौर पर उजागर किया जाए। हुकूमत की जानिब से इस मामले पर एक कमेटी का ऐलान भी कर दिया गया है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज सामने आए हैं मूसवी के, और जो इंग्लैंड में जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको देखते हुए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है, जो कि इस सारे केस को और इसके चीदा नुकात को तश्त-ए-ज़बाम करेगी और पहुंचाएगी कि किस तरह से इस मुल्क के, एक तो न सिर्फ ये कि उन लोगों ने जिन्होंने कि इस मुल्क के असासे लूटे, बल्कि जो पैसे दिए गए थे उस कंपनी को कि ये वो कार्रवाई करे। और उन्होंने काफ़ी अहम इंकशाफात शुरू भी कर दिए थे, जिसमें कि बाद में नवाज शरीफ साहब के किसी बंदे ने, कहते तो हैं उनके कज़न ने, अप्रोच किया कि इस चीज़ को नेगोशिएट कर लिया जाए और उनका नाम निकाल दिया जाए, जिस पे उसने कहा कि वी डोंट डील विद द क्रुक्स। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये उठ रहा है कि ये मामला तो बरतानवी अदालत में गुज़श्ता कई सालों से चल रहा है। खुद वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ब्रॉडशीट के मालिक से कई मुलाकातें भी कर चुके हैं, हुकूमत पाकिस्तान को जुर्माना भी हो चुका है, तो फिर इस मामले को पहले क्यों नहीं उठाया गया। मुशर्रफ साहब अपने ज़माने में ये कह गए कि कंपनी अपने काम में नाकाम हो गई,
वो किसी सियासतदान का कोई असासा तलाश नहीं कर सकी। ये मुशर्रफ साहब ने अपने ज़माने में फैसला किया और ऑन रिकॉर्ड ये फैसला होगा। 2003 में गालबन ये फैसला होता है और उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। उसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव जब ब्लैकमेल करने के लिए मजीद झूठ बोलता है, इनसे मजीद पैसे बटोरने के लिए मजीद झूठे इल्ज़ामात लगाता है, तो उस पर टेलीविजन पे घंटों प्रोग्राम किए जाते हैं। और ख़ुद उस कंपनी के बारे में मशीर जो हैं एहतसाब के शहजाद अकबर साहब, उनकी डान में खबर छपी हुई है कि वो कहते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड कंपनी है। ये पाकिस्तान को उन्होंने मिसाल दी है कि दे आर मिल्किंग द मिल्क। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि कावे मुसावी ने माजी में एहतसाब के अमल और नैब के किरदार पर अहम सवालात उठाए हैं। उनके मुताबिक इब्तदाई तौर पर 200 अफराद की फहरिस्त 2000 में उन्हें फराम करने के बाद इस फहरिस्त में से कई नाम निकालने का मुतालबा उस वक्त की हुकूमत यानी जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की जानिब से किया गया, जिनमें एक नाम आफ्ताब शिरपाव साहब का भी था जो परवेज मुशर्रफ के बाद में वजीर दाखिला बने। यानी एहतसाब के अमल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये वही दौर है जब काफ लीग बनी और पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया गया था। We gave up talking to the government of Pakistan when we saw that they brazenly lie. Its National Accountability Bureau, which was supposed to be the epitome of its ethical institutions, turned out to be a sham. It turned out to be a fraud. It turned out to be a conspiracy against the people of Pakistan when they openly would ask us to remove targets that they themselves had given us, that remove them because they didn't want them investigated. इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। ब्रॉडशीट कंपनी के कावे मुसावी ने हमसे वादा किया है कि वो भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काबीना में सुना है कि जो ब्रॉडशीट वाला मामला है उस पर भी कोई बात हुई, आपसे सुनेंगे क्या कोई कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, और फिर आगे मैं इस पर जो भी मेरे सवालात बनते हैं आपसे करूँगा। नहीं, काबीना में तो ब्रॉडशीट के ऊपर कोई बड़ी बात नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी नैरेटिव कमेटी है उसके अंदर बड़ी तफसील से बात हुई है और हमने यही फैसला किया था कि जो जजमेंट आई है, बिकॉज 264 सफ़ों की जजमेंट है, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद इसको जो है वो देखते हैं कि कैसे है। क्योंकि देखिए वैसे तो सच्ची बात यह है कि इसमें कोई बहुत अब नई बात कोई नहीं रह गई। आपको भी पता है नवाज शरीफ साहब के जो असासे हैं, मरियम बीबी के, शहबाज शरीफ साहब के या बाकियों के, वो तो काफ़ी हद तक सबको मालूम ही है। ब्रॉडशीट ने जो इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि उनको जो एडिशनल किया वो उसमें भी कोई हैरत की बात तो नहीं है कि शरीफ फैमिली ने ऑफर किया उन्हें कि आप इन्वेस्टिगेशन रोक दें तो हमसे इतने पैसे ले लें। वो बातें जो सारी एक हैं वो तो लोगों को पता ही है किस किस्म के लोग हैं, क्या है उसमें, क्या कोई ऐसी कोई बात उस तरह की तो नहीं है। लेकिन एक ये ज़रूर है कि उनका ये एक जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है करप्शन की शरीफ फैमिली के खिलाफ, उसमें कुछ और इजाफा ज़रूर वो करते हैं। नहीं चौधरी साहब, इसमें अगर देखा जाए जजमेंट को, थोड़ा बहुत मैंने भी उसे पढ़ा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रॉडशीट के जो ओनर हैं वो भी कमिट तो अब कर गए हैं इंटरव्यू का, आई डोंट नो, अभी अब आपके बाद मैं उनसे भी बात करूँगा। जो एक्चुअली असल पॉइंट है, जो कि पाकिस्तान का डायलेमा है कि एहतसाब के नाम पर किस तरह इंतकाम शुरू कर दिया जाता है। यानी मुशर्रफ साहब ने 2000 में इस कंपनी के साथ मुआहदा किया, 2003 में उसे ख़त्म कर दिया गया और जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये $29 मिलियन का टीका जो पड़ा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मतलब ब्रॉडशीट के ओनर ने खुद ये सारी बातें की हैं। तो जो नैरेटिव गवर्नमेंट बना रही है, आपको जो सूट कर रहा है आप वही बनाएंगे, लेकिन ये बड़ा अहम उन्होंने जो कहा है कि जी 2000 में मुआहदा हुआ, 2003 में उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो हम अदालत में चले गए और $29 मिलियन उनको मिल गए। नहीं देखिए ना, उसकी तो एक हिस्ट्री है ना, इतना ये मतलब वो सिंपल था कि मुशर्रफ साहब ने 200 लोगों की एक लिस्ट दी ब्रॉडशीट को कि इनके एसेट्स को जो है वो चेक किया जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उन 200 लोगों में इसहाक डार का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि इसहाक डार जो थे वो वादा गवाह बन चुके थे। इन्होंने अपनी जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज जो है शरीफ फैमिली की वो दी। इन द मेन टाइम वो जो उस वक्त जो सऊदी अरेबिया का और हरेरी साहब थे और जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से
और फिर अपना उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी मुशर्रफ साहब की, इनका आपस में मुआहदा हो गया। तो उस एग्रीमेंट के बाद उनका उस ज़ाहिर तफ्तीश में इंटरेस्ट नहीं रहा। तो उसके बाद नैब का जो काम ये था कि वो इस मुआहदे को एक कंक्लूड करते। नैब ने उसको कंक्लूड नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, मेरा ख्याल है कि आप जनाब खालिद मकबूल साहब से बेहतर पूछ सकते हैं कि वो उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है वो बने थे चेयरमैन नैब, तो वो क्यों कंक्लूड नहीं हो सका। और उस वक्त क्या ठीक, तो आपकी चॉइस है, बात बिल्कुल ठीक है। उन्हीं का कसूर है, वो कंक्लूड नहीं कर पाए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, नुकसान तो पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पहुंचा। तो बजाय इसके कि जो नैरेटिव गवर्नमेंट को सूट करे वो आगे लेके आए, ये जो बहुत बड़ा मामला है ये गवर्नमेंट को परसू करना चाहिए ना, कि कैसे 29 मिलियन डॉलर इस मुल्क के ज़ाया हो गए हैं और आगे और भी ज़ाया होने। 29 मिलियन डॉलर खैर ज़ाया तो उस सेंस में तो नहीं हुए। नवाज शरीफ साहब की मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका पता चला। बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी तो खाली एक हसन नवाज की है जो उन्होंने जो है वो अपना अपार्टमेंट भेजा, तो उस सेंस में तो ये इतनी बड़ी रकम नहीं है। और जिस तरह से बाकी पैसे 300 मिलियन डॉलर हमें इफ्तिखार चौधरी एंड कंपनी ने जो बेड़ा गर्क करवाया पाकिस्तान का मुख्तलिफ केसेस में, उसको सामने रखें तो फिर तो ये इतनी बड़ी रकम नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी ये भी पैसे, आपकी बात ठीक है, जिम्मेदारी का मुजाहरा तो होना चाहिए और वो जाहिर है कि उसकी एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जो मौजूदा नैब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट है उसका तो इस मामला से बड़ा कम ताल्लुक है। ये तो जो प्रीवियस हैं या जो मामला चले और उसमें फिर 10 साल जो नवाज शरीफ साहब, 5 साल नवाज शरीफ की हुकूमत है, 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मेरे ख्याल में तो यकीनन इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये जो ब्रॉडशीट की सीईओ हैं उनकी ये स्टेटमेंट भी है कि 2018 में उनसे एक बंदा मिला जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी से मुलाकात करने आए थे। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ, आपको ऑर्डर याद होगा, काफ़ी बहुत बड़ी रकम थी, पूरे एक डेलीगेशन यहाँ से गई 2018 में, और वो कह रहे वो शख्स जो था वो अपने कट में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, उन पैसों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। तो ये 2018 में, ऑल्दो शहजाद अकबर साहब तो डिनाई कर चुके हैं कि वो मैं नहीं था, लेकिन जाहिर बात है कोई तो था, नैब का जो भी था। मैं उनसे ये पूछूंगा ब्रॉडशीट के सरबराह से कि वो कौन था, तो अपने कट में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो ये चीजें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए ना मौजूदा हुकूमत को, यकीनन करनी चाहिए, ना आपको खुद भी करनी चाहिए। अच्छा चौई साहब, थोड़ा सा एहतिसाब की तरफ आते हैं, फिर सियासत की तरफ आते हैं कि एहतिसाब जो है वो एक नारा, मतलब अगर 90s को आप पीछे भी छोड़ दें कि पीपल्स पार्टी नून के पीछे पड़ी रही, नून पीपल्स पार्टी के पीछे पड़ी रही, लेकिन आगे जाके फिर मुशर्रफ साहब का दौर आया, उन्होंने भी एहतिसाब का नारा लगाया, हुआ कुछ नहीं। उसके बाद से खान साहब ने अपना पूरा नैरेटिव बनाया एहतिसाब के नाम पर। 2.5 साल हो गए हैं, ना कोई रिकवरी हुई, हम यही सुन रहे हैं चोर हैं, डाकू हैं। तो अवाम ने जो तवक्कुआत आपसे लगाई हुई थी एहतिसाब के नाम पर, वो हुआ तो कुछ नहीं, मतलब कुछ सामने नहीं आया। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड है, मरियम नवाज जो है वो कन्विक्टेड है। अब मसला तो यह ना कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल और जो मीडिया कैंपेन्स हैं वो बनाई जाती हैं, चाहे आप गुनाहगार अदालतों में भी साबित हो जाए तो आप जो है वो बैठे हुए हैं कि हमें तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप देखिए ये जो सारे लोग हैं, अब ये ख्वाजा आसिफ का जो केस है या जो इनका जो बाकी लोग हैं इनका जो केस है, मतलब उसमें क्या है साबित करने वाला? क्या ख्वाजा, मुझे आप बताइए, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का, डिफेंस मिनिस्टर है और वो वहां पे कामा लेके बैठा हुआ है और वहां से कह रहा है कि जी मैं 6 घंटे रोज यहाँ पे मुलाजम हूँ और तनख्वाह ले रहे हैं। ये इस तरीके से जो पाकिस्तान की जो एक हमने एक तमाशे यहाँ पे बना लिया है कि एक इतने जो बड़े लोग हैं इनके खिलाफ केसेस जो हैं उनको कवर दिया जाता है, वरना नवाज शरीफ के खिलाफ केस में क्या प्रूव होना रह गया, जो पनामा पेपर्स में आया, फिर उसके बाद मरियम नवाज। अच्छा, फिर जो टेक्निकल इश्यूज है ना, आप देखिए मरियम नवाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि उन्होंने अपना जाली जो ट्रस्ट डीड है वो अदालत में पेश की। जब मरियम बीबी के खिलाफ केस बना है तो वो चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ। अब ये तो एक तमाशा है ना प्रोसिक्यूशन में, और हमारे जिस तरह से ये जो लोग सारे मिले होते हैं या फिर इनकॉम्पिटेंट होते हैं, तो उस वजह से। और लेकिन आपकी बात में ये साथ तक जरूर है कि जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव है, और ये नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने से भी उस नैरेटिव को बड़ा नुकसान हुआ। मैंने तो बड़ा उस वक्त भी कहा था कि इनको बाहर नहीं इस तरह से भेजना चाहिए, इससे लगेगा कि अमीर आदमी जो है वो तो कुछ भी कर ले तो बाहर चला जाता है, और गरीब आदमी कुछ भी जो कर ले वो यहाँ पे जो है वो धक्के खाता रहता है। और उस वक्त भी मीडिया का एक पूरा सेक्शन जो है वो जितने टस्बे उसने बहाए हैं
और जितना ये लोगों ने बताया है कि अगर नवाज शरीफ साहब को बाहर ना भेजा गया तो कितना बड़ा जुल्म हो जाएगा कुछ, और उन लोगों को तो कोई बंदा पूछने वाला ही नहीं है। ना ही ये जो तर्जुमान आके बताते थे कि वो कितने बीमार हैं, उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को के अकाउंटेबिलिटी नैरेटिव को अगर धचका पहुंचा है तो वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजने की इजाजत देके पहुंचा। तो अच्छा चोई साहब, अगर उससे पहुंचा है तो उसकी तहकीकात का ऐलान किया गया था, हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद से पूछगछ का ऐलान किया गया था, कुछ उस पे भी कुछ प्रोग्रेस नहीं। मतलब ये ऐलानात बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली फैसला आपकी गवर्नमेंट में ने किया था, कोई और आके किसी ने फैसला नहीं किया उनको बाहर भिजवाया, आपने खुद किया था, आपकी कमेटी थी, आपके डॉक्टर्स थे, आपकी तहकीकात थी। देखिए बात यह है कि उनकी जो रिजल्ट, लेबॉर्ट्री के रिजल्ट्स जो मैनिपुलेट किए गए थे उस पर तो 100% इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और बिल्कुल मेरी जो चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई थी और उस्मान बुज़दार साहब ने कहा था कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी। बट आई एग्री विद यू कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। वो लाजमन होनी चाहिए थी ताकि पता चलता है कि इतना बड़ा फ्रॉड करके वो कैसे मुल्क से बाहर चलेगी और आप पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को वापस जरूर लेके आना चाहिए और उनका जो भी नैरेटिव है, या सिंपल है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब भी 1000 बार कर चुके हैं जी, या वो पैसे दें या वो जेल काटें। ये तो नहीं हो सकता आपने अरबों रुपया पाकिस्तान से लूट बाहर भेज दिया। नहीं अच्छा चले लेट्स, ठीक है, आपसे एग्री करता हूं, वापस लाना चाहिए। आप कह भी रहे हैं कि हम वापस लाएंगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप फिर ऐलान कर देते हैं कि जी उनका पासपोर्ट ही हम कैंसिल कर रहे हैं, रिन्यू नहीं कर रहे। तो कैसे, मतलब एक तरफ ये आप दूसरी तरफ, एक तरफ गाड़ी चला रहे हैं, वहां से दूसरी गाड़ी आ रही है, दोनों गाड़ियां आपकी हैं, मतलब आपस में वो टकरा रही हैं। शेख साहब कह रहे हैं उनका पासपोर्ट कैंसिल, तो वो कैंसिल कर दें तो कैसे आएगा, अब नवाज शरीफ कैसे वापस आएंगे वतन? देखिए नहीं, मैं तो ये मेरी तो जाहिर है कि ये आई एम नॉट एन इंटीरियर मिनिस्टर और मेरी तो एक जाती ओपिनियन होगी पार्टी के अंदर भी या बाहर भी। नवाज शरीफ साहब को वापस लाना जो है हमारी जिम्मेदारी है, इंटीरियर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो उनको वापस लेके आए और उसके लिए जो भी पॉलिसी बनानी है, इख्तियार बनाना है, वो उनको बना के वापस लाना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं ला सकेंगे तो ये तो फिर देखिए, ये तो फिर बड़ी कमजोरी की बात। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में हम लोग इस तरह से धोखा दे के रियासत को बाहर चले गए और आप कहें जी हम उनको वापस नहीं ला सकते। तो ये तो फिर एक बड़ी रियासत की रिट को चैलेंज है, ये मैं समझता हूँ। और बिल्कुल उनको ना सिर्फ हमें वापस लाना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी की, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, और वो कन्विक्टेड है। देखिए ना, हमारे यहाँ तासुर ये है कि देखिए अदालतों में तो साबित ही नहीं हुआ, अदालतों में क्या साबित और करेंगी। आपने 32 कंपनियां बनाई, उन 32 कंपनियों में अरबों रुपए का हेर फेर हुआ, वो पैसा बाहर गया हुआ आपके सामने। ये जो बाकी केस हैं इनमें हर एक चीज जो है वो सामने। पहले ये देखो अकाउंटेबिलिटी होती थी, जो पहले जरदारी, ये जब जरदारी साहब अरेस्ट हुए थे नवाज शरीफ दौर में, लोगों को पकड़ लिया, मार लिया, तो जवाब। अब इन केसेस में तो सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम है? वो चोई साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो कैसे वापस, अगर आप चाहें भी तो वो खुद भी चाहें तो वापस नहीं आ सकते। तो ये क्या नैरेटिव क्या बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, कैसी स्टेटमेंट्स है जी पासपोर्ट हम रिन्यू नहीं करेंगे, तो वापस तो वो आ ही नहीं सकते टेक्निकली। वो खुद हुकूमत यही करेगी, उनका पासपोर्ट अगर वो कर ले, कैंसिल कर ले, तो नहीं आएंगे वो वापस। नहीं, ये कोई इतना बड़ा वैसे इशू नहीं है, वो पासपोर्ट कैंसिल करे ना करे। देखिए लोगों को इससे दिलचस्पी नहीं है, लोगों को दिलचस्पी है जी आपने भेजा था आप वापस लेके आए। बाकी क्या करना है, पासपोर्ट रखना है, कैंसिल करना है, ऊपर ले जाना है, नीचे करना है, ये लोगों का मसला नहीं है। अच्छा चोई साहब, आखिरी सवाल आपसे कि हुकूमत के फैसले तस्लीम करें या इस्तीफा दे दें, क्या वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है, क्या दिस इज हाउ ही थिंक्स के कोई अगर फैसले को डिफेंड नहीं करेगा, एग्री नहीं करेगा, तो उससे बेहतर ये है वो रिजाइन दे दे? फेडरल मिनिस्टर्स की बात हो रही है, मिनिस्टर्स। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान एक इज्तिमाई, जब भी आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं तो आप एक इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं और जो फैसले एक दफ़ा हो जाते हैं काबीना से, जाहिर है कि वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन के तहत वो तमाम की जिम्मेदारी है
कि वो उसको जो है वो फॉलो करें। और जाहिर है कि अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं और आप समझते हैं कि वो फैसला इस हद तक ऑफेंसिव है कि वो आपकी उससे टकराव है उसका, तो फिर जाहिर है आपको रिज़ाइन करना है। बट प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये तो एक सिंपल प्रिंसिपल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान किया। ठीक, तो इसका मतलब ये चोई साहब कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर के फैसलों को डिफेंड नहीं करते, उससे एग्री नहीं करते, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब को जाहिर बात है अब वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। पॉसिबल। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, लेकिन हमारे साथ रहिएगा। ब्रॉडशीट कंपनी के जो सरबराह हैं कावे मुसावी, वो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। अभी उनसे मैसेज अभी उनका मैंने देख लिया, तो ब्रेक के बाद हम आपको सीधा लंदन लिए चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी ब्रेक से पहले फवाद चौधरी साहब से ब्रॉडशीट कंपनी के बारे में, गवर्नमेंट इस बारे में क्या सोच रही है। इस वक्त ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह कावे मुसावी हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर कावे मुसावी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। First of all, you're making headlines in Pakistan, pretty impressive. But only bits of your interview has been used in Pakistan by the government of Pakistan for their own narrative they want to build. So what do you have to say? I mean, it's pretty impressive to make headlines, right? In a very different country. Well, yes, there are a lot of heroes in the graveyard. I hope I don't end up being one of those. Fighting corruption is not guaranteed to ensure longevity, especially in countries that are run by kleptomaniacs, So, but I do my best. I have a record of fighting corruption. I've been thrown to jail, beaten up, shot at. I will continue. So, yeah, I'm very happy to be of service to the people of Pakistan. I wish I'd been able to be a bit more, but there we are. Right. Okay, Kavi, let's move on. And the first question I have for you, you claim that a person named Anjum Dar, supposedly, allegedly, the nephew, he portrayed himself as the nephew of former Prime Minister Mr. Nawaz Sharif in 2012. And he offered you some bribe to drop probe against Mr. Nawaz Sharif. I mean, the first question which came to my mind is, you are the owner of a very good investigation firm that, you belong to. So did you probe, did you investigate that this person was not an imposter and actually is the nephew of Mr. Nawaz Sharif? Because Nawaz Sharif family has now denied that they don't know the person. There is nobody with this name in their family. So how can you level such a serious allegations without even investigating whether that person was the nephew of Nawaz Sharif? Well, I'm glad you used the word alleged because it was an allegation. And what do you do if somebody knocks on your door and says, this is the evidence that I am talking to Mr. Sharif. I make a call in front of you to him. I've no ways of knowing that he's actually called Mr. Sharif, but he did make a call. And he came with photographs of himself at the personal residence of Mr. Sharif. And he had quite a bit of information about the case. So I said, we'll hear you. And that was it. But we did say that, no, we are not prepared to engage in any further discussions. You need to discuss it with our lawyers. Now, to say that why would I not investigate him? Why would I investigate him if I'm not going to deal with him? I simply said, if you're willing to settle this case, then we have lawyers and you have lawyers. What I understand, Kaveh, from your answer, it's completely understandable. You did not want to investigate it yourself. But I mean, then why all of a sudden, all this time, after almost 8 years, you came up with such a statement which has sparked a lot of controversy in Pakistan? And the government here, which is, obviously the main opposition political party to PMLN Nawaz Sharif, they are using your statement against Nawaz Sharif for political point scoring. So, I mean, did you not think that, this is causing, sort of like political damage to somebody who has remained a 3-time Prime Minister of Pakistan? So what made you come up with these, allegations after 8 years?
I was asked the question recently, very recently. At the time, I made a full report to our lawyers immediately, and it's on the record. And I said, this man has approached us. We didn't think it's worth pursuing it because we're not in the business of exposing Tom, Dick, and Harry. And I couldn't care less what one bunch of crooks running the government of Pakistan at one stage are fighting another bunch of crooks who are running the government of Pakistan at another stage. I'm interested in the commitment that I had made to the people of Pakistan to go after the loot that had been taken from them by the kleptocracy masquerading as a government of Pakistan those years. If they want to put a spin on it, it's their business. They want to fight each other, one bunch of crooks hitting each other over the head. I couldn't care less. It's not my problem. My problem was, I'm very sorry. So the people of Pakistan have not been able to benefit from my efforts because my efforts were sabotaged by NAB, by the government of Pakistan, and the court in London so found. Okay, so Mr. Kavi, another thing which is an individual met you, and I've learned that from your interview as well, in 2018, and you said he was more interested in his own cut regarding $1 billion account, which you mentioned in your account, and he wasn't really interested in the money. So again, these are very, of course, serious things that people in Pakistan should be made aware of. There was a delegation that came to discuss the National Crime Agency, if you remember, the unexplained wealth order at that time. Now, if it was not Shehzad Akbar, there was definitely somebody from the government, and the government needs to investigate that. Do you agree with me that, you know, this is something, if they're not interested in their own money, in their nation's money to take it back, I mean, this is just, very disturbing for me, to be honest. It's very disturbing for me. If I've grown a bit cynical, it's because I've seen so much of the performance, or rather the lack of performance, of NAB and the investigative bodies in Pakistan, that I am a little bit cynical about their intentions. You know, the gentleman who came to see me, he was saying he was a military man, and he wouldn't give his name because it was, and I respected that. I said, well, this is, he said, well, intelligence services don't give their names. I said, fine, but what about credentials? And his credentials were, he showed me some NAB documents, including the draft contract that we had sent to the government of Pakistan for, there came a time when through intermediaries they were suggesting giving us a new contract, and I said, fine, I'm happy to take a new contract. I was willing to let that money go as long as we were going to continue the investigation. But within 10 minutes of the discussion, it was quite clear that the gentleman was saying to me that people in Pakistan are going to say, you're going to make $200 million out of this. I said, what do you mean? He said, well, you found $1 billion and you've provided the evidence that you found $1 billion. And if we give you the contract to go and freeze that, you're on 20%. And I said, well, I'm taking a risk. And if the money has gone, then I would just spend money. So that's the reward for the risk. And he said, well, why should you have all that? I said, I'm not going to explain why. That's my terms. If you think it should be reduced, well, offer me something, either expand the remit of the investigation or something else. And he said, well, we think we should have half of that. And I said, who's we? He said, the people who are giving this contract. Did you seek any help from Sharif family's lawyers to do with this arbitration? Not whatsoever. We have never been in touch with Sharif's lawyers. What we had was the communications with the government of Pakistan, and that was it. The government of Pakistan, through their lawyers, they were discussing things, and I was very, very emphatic that I want to only discuss these things through the government of Pakistan and through the lawyers. There were other intermediaries who came. When the new government in Imran Khan came, there was a London barrister who made out as though he knew all these people. And of course, I sat with him and had these discussions on several occasions. But I've never had any dealings with any lawyers representing Sharif. The only person who pretended to allegedly represented the Sharifs, and he had photographs with him with the Sharifs, and he made a phone call in front of us to allegedly Mr. Sharif. I don't speak Urdu, so
Next time I'll make sure I will learn Urdu. So I don't know whether he did that, but that's what he did. So I have never had any dealings with Mr. Sharif or his family's lawyers. My last question from you would be that in 2008, I believe your company went into insolvency or bankruptcy, whatever you call it. On what basis did you pursue this litigation? I mean, what's the current status of your company, Broadsheet? We won. The company, the judge said, went into liquidation because of Pakistan's failure to honor its commitments. We were spending money and they were not paying us. So that's what happens to companies who spend money on the good faith and the credit of a government and then they're not paid. The court ruled in our favor. Pakistan appealed and the Court of Appeal just laughed at them. They said, there's no merit in your application, go away. So if anybody suggests that we had ulterior motives and all that, they should go and read the judgment. The judgment is quite clear. Our evidence was credible. Theirs was a complete pack of lies. No, but it's just the question which comes to my mind. If you're going for filing for bankruptcy, then how do you, if you like to answer, how did you finance such a huge amount of money for arbitration and all this process for the case? The company went into liquidation because it was not prepared to continue to pay bills in order to investigate and find the accounts of thieves and then give that information to NAB, and NAB would put information to the thieves so they would take protective measures. The company wasn't paid, it went down, and that doesn't mean we couldn't fund the litigation. We decided instead of throwing good money after bad, we would seek our chances in a court of law. And you know what the court of law said. It said the government of Pakistan conspired to defraud Broadsheet. I hope that's an answer. It should be quite adequate for your question. Just the last question, Kaveh, which is because you've been dealing with all of this for NAB people from Pakistan since 2000. Do you really think that this government here claims that they are here for accountability across the board, and they've been dealing with you as well? But then in 2008, what happened? You explained pretty well. Do you think that they're serious in accountability and bringing Pakistan's allegedly looted money, which is parked outside according to the government, back to Pakistan? Are they serious? Do they sound serious? Do they seem serious? Should we say I'm not very impressed with the performance of Mr. Shahzad Akbar, who is the face of Pakistan in this matter? Should we say I'm not impressed with the NAB that's supposed to be doing this sort of thing? If they had a scintilla of respect for the rule of law, which is the sine qua non of a claim to be a reputable and credible government fighting corruption, they would have honored their commitments to the court order, and they would have paid when the court had ordered them to, and wouldn't have put the people of Pakistan into further expenses, further litigation, and having to pay our costs to enforce these things. My short answer is, well, I was naively believing that they were serious about this, but I'm a bit more skeptical. I stand to be corrected if they perform, but at the moment, from what I've seen, I'm not very impressed. Kaveh Musavi, thank you so much for joining us. राजीव, तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रॉडशीट के ये सरबराह हैं शहजाद अकबर साहब के बारे में उन्होंने जो बातें की। कल कोशिश करेंगे शहजाद अकबर साहब से भी इस पर तफसीली हम गुफ्तगू करें। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कुछ पॉलिटिकल मामलात पे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है, सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ओपोजिशन इत्तेहाद असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के मामले पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि इख्तिलाफ़ात का शिकार हो चुका है। अभी एक नया तनाज़ा जो है वो सामने आने वाला है, जिसमें एक बार फिर एक तरफ PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान है, दूसरी जानिब इस इत्तेहाद में शामिल दो बड़ी जमातें हैं। पहले सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले पर पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों को कायल किया। तो अब मामला ये है कि लॉन्ग मार्च कब होगा और किस जानिब होगा, यानी पिंडी की जानिब होगा, मौलाना साहब
इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, यानी GHQ की जानिब मार्च किया जाए, जिस पर गुज़श्ता रोज़ फौज का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। लेकिन दूसरी जानिब इस मामले पर भी मौलाना साहब के तनहा रह जाने का तासुर मजबूत हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस ख्वाहिश की मुखालिफ है और वाज़े कर चुकी है कि लॉन्ग मार्च जब भी होगा वो इस्लामाबाद की तरफ ही होगा। देखें, हम जो सियासी वर्कर हैं और हम चाय भी पी लेंगे, पिज़्ज़ा भी खा लेंगे, बिरयानी भी खा लेंगे, दाल रोटी से भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन जब हमारे चेयरमैन का हुक्म होगा तो वो मार्च होगा। लेकिन चेयरमैन ये वजाहत कर चुके हैं अपने 1-2 बयान में कि वो जो मार्च होगा वो इस्लामाबाद के लिए होगा। और नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी साहब से, जिनसे ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन पर PDM और पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली पर भी बात करेंगे। सईद गनी साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि अब पीपल्स पार्टी का तो तकरीबन मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि मार्च जो है, लॉन्ग मार्च अगर वो होगा तो वो इस्लामाबाद की जानिब होगा, लेकिन मौलाना साहब तो कल ऐलान कर चुके हैं कि पिंडी की जानिब होगा। तो इस्तीफ़ों के मामले पर भी बज़ाहिर ये लगा कि PDM तकसीम का शिकार नजर आई। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात पर भी ऑल्दो आखिरकार मुत्तफ़िक एक रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, लेकिन ये जो मामला है इस पर भी अगर मौलाना साहब बज़िद रहे तो ऐसा तो नहीं होगा कि 2 लॉन्ग मार्च हो जाएंगे, एक इस्लामाबाद की जानिब और एक पिंडी की जानिब? आदिल, एक तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये जो इस्तीफ़े देने, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने, सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम इशूज़ को जो इशू बनाया वो हुकूमत ने बनाया। मेरे इल्म में तो नहीं है, कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि PDM ने कभी ये कहा हो कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। PDM ने कभी ये कहा हो कि हमने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, या PDM की लीडरशिप ने ये कहा हो कि हम दिसंबर की इस तारीख को या जनवरी की इस तारीख को इस्तीफे दे देंगे। मेरे इल्म में नहीं है ऐसी कोई चीज़ कि कोई PDM की मीटिंग्स के बाद जो मीडिया ब्रीफिंग्स होती हैं, डिसीजंस होते हैं, उसमें ऐसी कोई बात सामने आई हो। मैं जितना समझ रहा हूँ, मैं जितना देख रहा हूँ, PDM ने जितने फैसले किए, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जिसमें PDA ने जन्म लिया, उससे लेके अब तक जितने फैसले हुए उस पर अमल दरामद हो रहा है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन दी पार्टीज भी होता है, तो जाहिर है कि जहां 10-11 जमातें बैठी हों वहां मुख्तलिफ आरा जरूर आती हैं, लेकिन फैसले इत्तफाक के राय से हो रहे हैं। और जितनी कोशिशें की गई हैं कि PDM की जमातों में कोई निफाक पैदा हो जाए, कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए, कोई अलहदगी हो जाए, वो अल्लाह का शुक्र है कि अब तक नहीं हुई और हुकूमत को नाकामी हुई है। उन्होंने कोशिश बड़ी की है, एफर्ट्स बड़े किए हैं। किसी जलसे में अगर मरियम साहिबा नहीं आई तो उसको इशू बनाया, कभी बिलावल साहब नहीं गए तो उसको इशू बनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि PDM ने जो एक एक्शन प्लान दिया था उसके मुताबिक तमाम चीजें हो रही हैं। मीनवाइल ज़िमनी इलेक्शंस आ गए, पहले से प्लान नहीं थे, आ गए, उस पर डिस्कशन हुआ, उसके बाद फैसला हुआ कि हाँ जी इसमें हिस्सा लेंगे। अब जाहिर है कि सेनेट के इंतखाबात होने हैं, उस पर फैसला तो कोई करना है ना PDM की जमातों ने कि या इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक तो फैसला नहीं होगा कि हुकूमत तो ये चाह रही होगी कि ना ले हिस्सा। लेकिन PDM की जमातें ज्यादा मैच्योर हैं, ज्यादा सीजन पॉलिटिशियंस PDM के अंदर शामिल हैं, तो वो तमाम फैसले उन हालात को सामने रखकर करेंगे जिसके जरिए हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। तो मैं समझता हूं कि अगर ये फैसला PDM की जमातें कर रही हैं, सैयद गनी साहब, एक तो बात ये है कि 2-2.5 महीनों से 3 महीनों से जब से ठीक है PDM की ये मूवमेंट शुरू हुई है, हम यही सुनते आए हैं कि इस्तीफे दे रहे हैं, इस्तीफे जमा करा रहे हैं, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। तो अब मतलब अगर साफ अल्फाज में अगर मुझसे कोई पूछे कि जी क्या स्ट्रेटजी है PDM की, कब इस्तीफे दे रहे हैं, तो कोई हमें पता नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर को कहा गया था कि जी दिसंबर तक इस्तीफे आ जाएंगे, फिर 8 जनवरी को कहा गया था कि आर या पार हो जाएगा, उसका भी कुछ पता नहीं चला। और दूसरा ये सैयद गनी साहब कि जिस पार्लियामेंट की जो इलेक्शंस पर और उस पर एक सवालिया निशान उठा रही हैं ये तीनों बड़ी सियासी जमातें PDM की, उनमें कैसे फिर ज़िमनी इंतखाबात में आप हिस्सा ले सकते हैं? कैसे आप जिनसे आप इस्तीफे देना चाह रहे हैं, तो ज़िमनी इंतखाबात तो बड़ी छोटी चीज है, अपने एजेंडे के लिए कुर्बानी दे देनी चाहिए। आदिल, ये तो आपका नुक्ता नजर है ना, ये किसी और शख्स का हो सकता है, किसी जमात जी का। लेकिन एज ए पॉलिटिकल मैं ये समझता हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो एक सियासी अमल का हिस्सा है
और अगर हम उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो हुकूमत को वॉक ओवर मिलेगा और वो यकीनी तौर पर नशिस्तें जीत जाएंगे। लेकिन अगर हम उन इंतखाबात में हिस्सा और उससे ये साबित हो कि आम इंतखाबात के मुकाबले में अपोजिशन की पार्टीज को ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं और पीटीआई के कैंडिडेट्स को कम वोट पड़ रहे हैं, तो इससे ये साबित होगा कि हुकूमत के ऊपर लोगों का एतमाद खत्म हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की शिकस्त इन ज़मीनी इंतखाबात में इस हुकूमत को मजीद कमज़ोर करेगी। तो ये एक सियासी अमल है, इसको इस्तीफों से जोड़ना मुनासिब बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो फैसला हुआ था कि इस्तीफे लिए जाएंगे, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के हुक्म पर इस्तीफे दे चुके हैं अपनी पार्टी जी। ठीक है। अच्छा सईद गनी साहब, जो इलेक्शन अलायंस की अगर बात करें, ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, नून लीग तो ऐलान कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिंध में कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेंगे, तो क्या एक अलायंस की सूरत में पीडीएम ये ज़िमनी इंतखाबात लड़ेगी? देखिए, अलायंस की सूरत में तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी बातचीत ज़रूर चल रही है। चूंकि सिंध की नशिस्तों के हवाले से मैं इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ, ज़रूर सियासी जमातों से जो बातचीत हो रही है, तो उसमें इम्कान ये है कि पीडीएम की जमातें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। जहाँ जो कैंडिडेट मजबूत होगा या जिस जमात की वो नशिस्त होगी, गालिब इम्कान ये है कि दीगर जमातें उनको सपोर्ट करेंगी। ठीक है, यानी मुल्की सतह पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी नून लीग के उम्मीदवारों को पंजाब में सपोर्ट करेगी या नहीं? नहीं, पंजाब के मुतालिक मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर पीएमएलएन कराची में, सांगड़ में, उमरकोट में हमें सपोर्ट करेगी, तो यकीनन जहां पर पीएमएलएन की कैंडिडेट की पोजीशन अच्छी होगी, यकीनन इस बात का इम्कान है कि हम भी उन्हें सपोर्ट करें। ठीक। अच्छा सईद गनी साहब, अभी आज काबीना ने रेंजर्स की तैनाती का भी फैसला किया है ज़िमनी इंतखाबात में, तो सिंध गवर्नमेंट को तो कोई एतराज़ इस पर नहीं होगा अमन व अमान के लिए? देखें, मैं नहीं समझता कि इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए कि जिन हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ कोई ऐसा सेंसिटिव इशू मुझे नहीं लगता कि जिसकी वजह से फौज को या रेंजर्स को उसके अंदर तलब किया जा सके। लेकिन इस हुकूमत के जो फैसले रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि चीज़ों को मुतनाज़ा बनाएं। अब मुझे नहीं पता कि कैबिनेट ने आज क्या फैसला किया और किस हद तक वो रेंजर्स को उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अगर तो पोलिंग स्टेशन के बाहर अमन अमान की सूरत हाल, वो भी जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन, वहां तक तो चले, बात समझ में आती है अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी दरख्वास्त भेजी है। लेकिन अगर हुकूमत खुद अपनी ईमा पर, अपनी ख्वाहिश पर कुछ ऐसे फैसला करना चाहती है जिससे वो ये तासुर देना चाहते हो कि इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाएं या कुछ चीज़ें करें, तो वो मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। मैंने अभी तक इस बात को देखा नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त की है कि नहीं की है। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।